नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आई होप आपकी 17 दिसंबर की जो तैयारी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए वो अच्छी चल रही होगी। और उसी संबंधित ये वीडियो सीरीज यहाँ पे लाई जा रही है और इसमें बेस्ट 200 प्रश्न होंगे और व्याख्या सहित इसको हल कराया जाएगा। और ये किस इकाई से होंगे, ये है इकाई 7। इसमें विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक्स दिए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। और इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकाई 7 का विज्ञान एवं पर्यावरण ये दिया गया है, मेन टॉपिक है। और उससे संबंधित ये जो सब टॉपिक्स है आपने पढ़ लिया होगा उसको कि कौन कौन से टॉपिक इसमें है। तो उससे संबंधित हम यहाँ पे जो प्रश्न है एमसीक्यू के तौर पे हम यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत उइके। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे रसायन विज्ञान से है और रसायन विज्ञान का ये पहला प्रश्न है, लगभग कितने रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कितने रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं रासायनिक तत्वों को हमने या फिर जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने एक सारणी में इनको वर्गीकृत किया है उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार, और उसे हम कहते हैं आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आप सभी जानते हैं कितने तत्व है, उसमें तत्व है 118। ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए 300, 250, 200 या फिर 118। तो यहाँ पे क्लियर आंसर है डी, आंसर है इसका 118। और आवर्त सारणी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये इस प्रकार की दिखती हैं। और यहाँ पे ये जो खड़े वाले जो आपको दिख रहे हैं ये डब्बे, इसको हम बोलते हैं वर्ग, और ये संख्या में है 18। ठीक है, कितने हैं 18। और ये जो आड़े वाले जो दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आवर्त, और आवर्त की संख्या कुल कितनी है 7। ठीक है, और इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस, पी, डी और एफ, ये आपको रिकॉल करने के लिए बताया जा रहा है। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन वाले जो वीडियोस थे आपने उसमें पढ़ लिया होगा या फिर आपने जो अपनी तैयारी थी उसमें इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रहे, जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न पढ़ने के बाद यहाँ पे एक बार और उसको देखें कि इसमें पूछा क्या गया है। पूछा है सही वाला पूछा गया है कि सही नहीं वाला पूछा गया है। जैसे इस प्रश्न में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे गलत बताना है कि कंपोस्ट के संदर्भ में गलत वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए या फिर अर्थवर्म जिसको बोलते हैं वो धीमा कर देते हैं। गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण की जो प्रक्रिया है केचुए उसको धीमा कर देते हैं। क्या सही है? कंपोस्ट में ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपोस्ट में ये जो केचू है इसकी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, ये धीमा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, कंपोस्ट से कंपोस्ट को आप सभी जानते हैं। कंपोस्ट सड़े गले पदार्थों द्वारा बनाई गई खाद होती है या फिर इसको केचू की मदद से भी बनाया जाता है, हम इस नाम से भी जानते हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। और तीसरा ऑप्शन, निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर जिससे हम बोलते हैं, या फिर जो और भी चीज़ें हम देख सकते हैं, सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बी, सी और डी वाले ऑप्शन है ये तो कंपोस्ट से संबंधित है, कंपोस्ट संबंधित सही ऑप्शन है। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा गया था? सही नहीं है। तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन ही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, सही नहीं वाला, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं, तो ये गलत है। और मतलब ये कथन गलत है, लेकिन इस प्रश्न के लिए उत्तर सही ए है। ठीक है, अगला सवाल है, एक कण जिसकी कम से कम विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल आपको देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा, और लेकिन ये थोड़ी सी यदि आप मिस्टेक करेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, और वो मिस्टेक क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10⁻⁷ लिखा है। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर। अब यहाँ पे ये बोला गया कि कम से कम 10⁻⁷ मीटर से कम होना चाहिए। अब 10⁻⁷ मीटर से कम मतलब क्या होगा? जो मतलब सबसे पहले दिमाग में शायद ये आएगा बहुत से लोगों के कि 10⁻8, 10⁻9 ये इससे छोटे हैं या बड़े हैं? बताइए आप। ये 10⁻8 लिखा हूँ, 10⁻9 लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, ये 10⁻7 से छोटे हैं या बड़े? तो पहले जो साधारण व्यक्ति जो सबसे पहला जो दिमाग जाएगा वो सोचेंगे यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 लिखा है, तो ये 7 से बड़ा 8 होगा, 8 से बड़ा 9 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें लगा है ऋण। ठीक है, 10⁻ में है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें बढ़ रही है जैसे 10⁻8, 10⁻9, तो ये
इसका घटता क्रम है। कौन सा क्रम है? घटता क्रम। सबसे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 10 की घात ऋण 7। अब देखो सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि 10 की घात 7 मीटर से कम हो। ठीक है, उस कण को हम क्या बोलेंगे? नैनो पार्टिकल। अब यहाँ पे आपको इस प्रश्न के ऑप्शन में जो यहाँ पे दिए गए नैनो पार्टिकल, इसकी जो विमा है वो भी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे। नैनो पार्टिकल, इसकी जो विमा होती है 10 की घात ऋण 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की घात ऋण 9 मीटर। ये है माइक्रो पार्टिकल की विमा 10 की घात ऋण 6 मीटर। ये है मैक्रो पार्टिकल और ये है मिली पार्टिकल। मिली मतलब 10 की घात ऋण 3 मीटर। ठीक है, अब देखो 10 की घात ऋण 9, 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 3। तो यहाँ पे देखिए 10 की घात ऋण 7 मीटर से कम होना चाहिए। 10 की घात ऋण 7 मीटर से कम का मतलब ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे 10 की घात ऋण 8, 10 की घात ऋण 9। तो 10 की घात ऋण 8 यहाँ पे ऑप्शन में मतलब वो वाले ऑप्शन में हमको यहाँ नहीं मिला है, 10 की घात ऋण 9 वाला। ठीक है, 10 की घात ऋण 9 में कौन सा है? नैनो पार्टिकल। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। ठीक है, प्रश्न आसान था, लेकिन थोड़ी सी यदि आप गलती कर देते तो इसमें आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए ये प्रश्न को यहाँ सम्मिलित किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नैनो, पीको या फिर इस टाइप से फेमटो वगैरह में जो घात होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग, सिम्बॉल्स वगैरह ये दिए गए हैं, प्रीफिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये दो प्रकार के परिवर्तन आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यतः। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब जो भौतिक गुण उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो रासायनिक गुण रहते हैं वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यहाँ पे हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश यहाँ पे गुजर रहा है उसका 7 रंगों में विभक्त होना, ये रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है? ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पहला गलत हो गया। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, ये रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। तो ये भंगुर होना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नमक का पानी में घुलना, तो नमक का पानी में घुलना भी ये है भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। और यदि इसकी पीपीटी चाहिए इस स्लाइड की तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये सभी लेक्चर की पीपीटी आपको रिवीजन के लिए दे दी जाती है। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अस्थियाँ हैं, सूची 2 में इसके नाम हैं। ठीक है, और यहाँ पे कूट दिए गए हैं कि यहाँ पे किसका संबंध किससे है, ये कूट से संबंधित चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अस्थियाँ में यहाँ पे ब्रेस्ट बोन है, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड। ठीक है, इनके नाम यहाँ पे दिए गए, क्लेविकल, पटेला, स्कैप्यूला और स्टर्नम। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं एक फोटो आपको दिखा देता हूँ। स्टर्नम की लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टर्नम ये है, क्लेविकल, रेप्स वगैरह यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे कॉलर बोन में आप देख सकते हैं क्लेविकल, कॉलर बोन, स्कैप्यूला, शोल्डर ब्लेड और यहाँ पे स्टर्नम, इसको हम रिप कैज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमको चूज़ करने हैं इस पर कि कौन से यहाँ पे किससे संबंधित है। ये फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि किसका नाम क्या है। और यहाँ पे हम इस प्रश्न में आते हैं, ब्रेस्ट बोन किससे संबंधित? ब्रेस्ट बोन का नाम संबंधित है यहाँ पे स्टर्नम से। ठीक है, स्टर्नम से। तो ऑप्शन यहाँ पे बनाते चलो। ए का संबंध किससे बन रहा है? यहाँ पे ए का संबंध बन रहा है 4 से। ठीक है, अब बी वाला हम देखते हैं, कॉलर बोन का संबंध है यहाँ पे क्लेविकल से, तो बी का संबंध यहाँ पे ए से। तो इन ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? इसमें नहीं। ये तो पहला ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ खत्म हो गया। 4 और 1, तीसरा और चौथे में हम देखेंगे। और यहाँ पे देखो शोल्डर ब्लेड यहाँ पे दी गई है। शोल्डर ब्लेड का संबंध यहाँ पे स्कैप्यूला से, तो ये हो जाएगा डी का, हो जाएगा यहाँ पे कितना? 3। डी का 3 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डी का 3 यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल। ये सी वाला ऑप्शन देखिए, ए का 4, बी का 1, डी का 3 बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, सिर्फ तीसरा वाला ही सही है। यहाँ पे सी का संबंध हो जाएगा यहाँ पे 2 से, नी कैप का संबंध हो जाएगा पटेला से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी।
ठीक है, इस प्रकार इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे कूट का उपयोग करके आंसर हमको निकालना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। लास्ट ईयर भी इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। इस प्रकार के प्रश्न मतलब सूची 1 और सूची 2 इस प्रकार से 2 सूचियाँ रहती है, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 रहते हैं, उसमें कूट दिए रहते हैं ताकि आसान प्रश्न तो आसान रहता है लेकिन उसमें लगने वाला समय ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो यदि प्रश्न में समय ज़्यादा लग रहा है तो वो थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्थियाँ ब्रेस्ट बोन स्टर्नम संबंधित, कॉलर बोन क्लेविकल संबंधित, नी कैप पटेलिया संबंधित है, और शोल्डर ब्लेड यहाँ पे स्कैपुला से संबंधित है। आंसर है यहाँ पे सी। ठीक है, ये सूची 1 और सूची 2 इस प्रकार से प्रश्न आपके अगले जो आने वाली 17 तारीख है उसमें देखने को मिल सकते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? पार्किंसन जो बीमारी है उसके उपचार के लिए, उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अरविंद कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लफलिन, वॉल्टर कोहन। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, हालांकि आपको ऑप्शन में आपको चित्र नहीं दिया जाएगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ पे ये चित्र में आपको दिख रहे हैं वो व्यक्ति है अरविंद कार्लसन। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। अरविंद कार्लसन सन 2000 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार विजेता है। और ये जो बीमारी है, जो पार्किंसन बीमारी है, इससे संबंधित और चीज़ें हम देखते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो अक्सर कपकपी के साथ गतिविधि को प्रभावित करता है। दिमाग में तंत्रिका कोशिका को नुकसान डोपामाइन के स्तर को गिरा देता है, जिससे पार्किंसन के लक्षण उभरते हैं। और साथ ही साथ पार्किंसन अक्सर किसी एक हाथ में कंपन के साथ शुरू होता है और अन्य लक्षणों में धीमी गति, कड़ापन और संतुलन खोना शामिल इसमें हो जाता है। तो ये थी इस बीमारी संबंधित अन्य बातें, और इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए। अगला सवाल हम देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की खराबी किस कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किस कमी के कारण होती है? आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि। हालांकि चित्र आपको प्रश्न में नहीं दिए जाएंगे जब आप प्रश्न बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अभ्यास कराया जा रहा है, इसलिए ये चित्र यहाँ पे दे दिए गए हैं। विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन या फिर लोहा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? तो यह आंसर है इसका सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से होती है। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है। और थायराइड ग्रंथि में शरीर का 80% आयोडीन होता है। यदि आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा फीसदी आयोडीन कहाँ पे होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि में होता है। और आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इससे थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। अगला सवाल है, शर्करा उद्योग के उपात्पाद, ठीक है, उपात्पाद या उपोत्पाद इसको बोल सकते हैं, उपात्पाद या फिर उत्पाद इसको बोलेंगे। यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक, उप उत्पाद है, ठीक है। उपोत्पाद का मतलब क्या होता है? जो देखिए किसी प्रक्रिया में एक तो बनता है मुख्य उत्पाद, ठीक है, जो मेन उत्पाद रहता है, मेन प्रोडक्ट रहता है वो, उसके साथ साथ अन्य चीज़ें बनती है, उसको हम बोलते हैं उप उत्पाद, ठीक है। जैसे मान लो हम शक्कर जब बनाते हैं तो शक्कर बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है? गन्ने में से रस निकालते हैं और रस से फिर बनती है शक्कर, ठीक है। गन्ने में से जब रस निकल जाता है तो कुछ अवशेष बचता है, ठीक है। अवशेष जो बचता है उसको हम बोलते हैं उप उत्पाद, ठीक है। ये इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे कि किस उप उत्पाद की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, उप उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे सही है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। कथन पहला हम देखते हैं, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्र ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। खोई क्या होता है? खोई वह है जो उप उत्पाद होता है। कौन सा वाला? जैसे मान लो गन्ने में से रस निकाल लिए, ठीक है। रस निकालने के बाद जो अवशेष बचा होता है उसको हम बोलते हैं खोई। क्या बोलते हैं? खोई। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा या फिर इसको बायोमास बोल सकते हैं, बायोमास, ठीक है। बायोमास ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या इसको जो बायोमास हम बनाते हैं उसके लिए उपयोग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये पहला कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। और यहाँ पे शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला है शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तीसरा वाला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो केवल कथन 1 और कथन तीसरा सही है। ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, केवल 1 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 1 और 3 किस वाले ऑप्शन में? आंसर है इसका सी, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में आंसर हो जाएगा इसका सी।
अगला सवाल है, भारतीय वन अनुसंधान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैतूल, जबलपुर, इंदौर या फिर मंडला। तो भारतीय वन अनुसंधान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जबलपुर जिले में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो इससे संबंधित जो अन्य जानकारी यहाँ पे दी गई है आपको पीपीटी में मिल जाएगी, आप इसको और इससे संबंधित जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इसको अलग तरीके से पूछा गया है। यदि वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? वनस्पतियाँ यानी जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होती है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन। और यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन। ऑप्शन हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन। तो आंसर है इसका डी, आंसर है इसका डी, ऑक्सीजन, ठीक है, आंसर है इसका डी। तो ये था सेट 1। आई होप ये सेट आपको पसंद आएगा और अपनी प्रतिक्रिया देना इसमें ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के नाम पे, या फिर SSW PDF के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, उससे भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन।